नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 जिसका नाम है गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जन मीडिया एवं समाज, जो कि यूनिट 4 का लास्ट पार्ट था। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का पहला पार्ट जो कि है तर्क के प्रकार। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब की बकवास लास्ट में होगी, आप सब होशियार है वैसे भी कर देंगे। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि तर्क है क्या। तर्क को रीजनिंग भी बोला जाता है। ये और कुछ नहीं, बस एक साधारण सी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या क्या है, जैसे मान लीजिए कोई समस्या है, उसका समाधान कैसे करना है, कैसे निर्णय लेना है, कैसे समस्या का समाधान करके निर्णय लेके उनके निष्कर्ष तक पहुंचना है। ठीक है, उनके लिए जिन विचारों का, जिन तथ्यों का और जिन प्रमाणों का उपयोग करते हैं ना, ये सब हमारे तर्क की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब कि समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जिन भी विचारों, तथ्यों और प्रमाणों का उपयोग किया जाएगा वो तर्क कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो तर्क के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को व्यवस्थित भी करता है। कैसे व्यवस्थित करेगा, मान लीजिए कोई चीज़ें सही हैं कि गलत हैं, इस पर आपको स्टैंड आउट करना होगा। ठीक है, सत्य है कि असत्य है, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से लगाते भी हैं। तो तर्क हमें यही सब चीज़ें सिखाता है। तो चलिए हम देखते हैं। एक छोटी सी मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है तर्क की, देख लीजिए क्या लिखा है। तर्क वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्रमाण या आधार के आधार पर, देखिए क्या लिखा है, जिसके द्वारा हम आधार या आधार के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है ना, प्रमुख रूप से मेन और मुख्यतः क्या होता है, तर्क का एक जो उद्देश्य होता है वो हमको निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए ही क्या कहता है, इंगित करता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो हमारे पास क्या है, प्रमाण है, उसके आधार पर हम कैसे निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, यही तर्क की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला तर्क का प्रकार क्या है। तो पहला प्रकार कौन सा है, देखिए, अनुमानात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। इसको और क्या बोला जाता है, इसको निगमनात्मक तर्क भी बोला जाता है। अब देखिए क्या होता है, किसी भी फैक्ट तक पहुँचने के लिए या फिर कोई हमको सूचना दी गई है, उस तक हमको पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एकदम से सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा। दो रास्ते होते हैं हमारे पास। ठीक है, और दो तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला सिद्धांत, दूसरा निष्कर्ष। ठीक है, ये दो टॉपिक्स ही होते हैं जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के निष्कर्ष तक पहुँचने में मदद करते हैं, कि हम किस सिद्धांत का यूज़ करेंगे कि निष्कर्ष तक पहुँच जाएंगे, परिणाम हमको मिल जाएगा। तो देखिए क्या होता है, जब हम कभी भी किसी भी घटना को अध्ययन करने से पहले सिद्धांत से, किसी भी सिद्धांत से निष्कर्ष की ओर जाते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया को निगमनात्मक तर्क या फिर अनुमानात्मक तर्क कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी सिद्धांत का, किसी भी नियम का उपयोग करके कहाँ पर पहुँचना है, निष्कर्ष की ओर जाना है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा, बट अभी मैं समझा रहा हूँ। तो इसको कैसा, कौन सी प्रक्रिया बोला जाएगा, अनुमानात्मक तर्क या फिर डिडक्टिव रीजनिंग बोला जाएगा। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे लिखा हुआ है, इसे शीर्ष से नीचे तक तर्क, मतलब कि टॉप डाउन रीजनिंग भी कहते हैं। टॉप डाउन रीजनिंग भी कहते हैं। क्यों टॉप डाउन रीजनिंग कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम सिद्धांत का यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम नीचे जा कर के निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके होते हैं किसी भी फैक्ट या फिर घटना को अध्ययन करने का। पहला दो होते हैं सिद्धांत और निष्कर्ष। या तो आप सिद्धांत लीजिए और फिर उस सिद्धांत के आधार पर आप कहाँ पर जाइए, निष्कर्ष में जाइए, या फिर आप निष्कर्ष से किसी भी सिद्धांत तक पहुँचते हैं। तो जब हम सिद्धांत से निष्कर्ष की ओर जाते हैं तो ऐसी विधि को डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है, यानी कि निगमनात्मक तर्क या फिर अनुमानात्मक तर्क कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, निष्कर्ष सदैव सत्य होता है यदि सभी पूर्व धारणाएं क्या हो, सत्य हो। ठीक है, अक्सर या फिर ऐसा बोल लीजिए कि 99.9% ये कंडीशन कैसी होती है, हमेशा ट्रू ही होती है ना, कभी भी ये गलत नहीं होता है, ये हमेशा सत्य होता है। निष्कर्ष हमेशा इसका क्या निकल करके आता है, सत्य ही निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख लें, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये देखिए कथन क्या लिखा हुआ है, सभी मनुष्य नश्वर हैं,
राम एक मनुष्य है। हमारे पास दो कथन है, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? सभी मनुष्य नश्वर हैं, मतलब कि सभी मनुष्य क्या है? नश्वर हैं, मतलब एक न एक दिन क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। दूसरा क्या है? राम एक मनुष्य है। तो अब इन दोनों कथन को पढ़ करके हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि अनुमानात्मक तर्क है ना, तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि राम क्या है? नश्वर है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस का ही यूज़ करके हम तर्क निकाल सकते हैं। तो राम क्या है? नश्वर है। तो इसका मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जो लिखा हुआ है तो वो तो ठीक ही है, उसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्या बोला है यहाँ पर कि जो भी सिद्धांत होता है, सिद्धांत से निष्कर्ष की ओर जाते हैं। तो अब एक सिद्धांत ले लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से क्या होंगी? अट्रैक्ट होती हैं। तो इस बेसिस पर यदि हम कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे तो वो ऑलवेज ट्रूथ होगा, क्योंकि नियम बना हुआ है, ये सत्यापित है और ये पूर्व धारणाओं में भी सत्य बैठ रहा है पहले से ही। ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण कैसा? एक आकर्षण बल है और इसके बेसिस पर जितनी भी गणनाएं की जाती है फिजिक्स में वो हमेशा सत्य होंगी 100%। तो ये होता है क्या? हमारा निगमनात्मक तर्क का फ़ायदा। तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, क्या है? प्रेरणात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। कौन सा है? प्रेरणात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें विशेष उदाहरण से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। अब देखिए क्या होगा, पहले हमारे पास उदाहरण लिया जाएगा। ऊपर वाले में यानी कि अनुमानात्मक तर्क में क्या होता था कि हम किसी सिद्धांत को लेकर के निष्कर्ष तक जाते थे। इसमें सिद्धांत में नहीं जाना है, इसमें हमें किसी भी एग्जाम्पल को लेना है, उदाहरण को लेना है और उसके बाद हम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम अप रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बॉटम अप रीजनिंग भी बोलते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम निष्कर्ष से या फिर हम उदाहरण से कहाँ की ओर जा रहे हैं? निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो निष्कर्ष है ना वो एग्जाम्पल लिया जा रहा है, एग्जाम्पल से कहाँ जा रहे हैं हम? निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। निष्कर्ष सदैव सत्य हो सकता है लेकिन हमेशा सत्य नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो निष्कर्ष होता है वो सदैव सत्य नहीं होता है, कभी कभी सत्य हो सकता है। जैसे मैंने वहाँ पर बताया 99.9%, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? हमेशा सत्य नहीं होता है। इसमें भी कुछ न कुछ कंडीशन ऐसी आती है जब क्या हो जाता है? हमारा तर्क गलत हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, ये दो कथन लिखे हैं। पहली परीक्षा में रीना पास हुई, दूसरी परीक्षा में रीना पास हुई। इसका मतलब क्या हो रहा है? कॉमन सेंस वाली बात है, पहली परीक्षा में भी रीना पास हुई है, दूसरी परीक्षा में भी रीना से पास हुई है। तो इसका क्या निकल करके आएगा? रीना हमेशा परीक्षा में पास होगी। तो आइए अगला देखते हैं कौन सा है। तो अगला है हमारा अनुक्रमिक तर्क, सिक्वेंशियल रीजनिंग। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, जितने भी फैक्ट हमारे पास होंगे उनको हमको क्रम से लगा करके घटना का अध्ययन करना होगा। ठीक है, क्या लिखा है? जैसे तर्क में घटनाओं का या तथ्यों को क्रम में रख करके निष्कर्ष निकाला जाता है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसमें घटनाओं और तथ्यों को क्रम से लगा करके हमको निष्कर्ष निकालना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई भी केस स्टडी हो गई, कोई भी मर्डर हो गया तो वहाँ पर पुलिस तहकीकात करती है, कोई भी CID या CBI जिस भी तरह की तहकीकात करती है, तो उनको जो तथ्य मिले होते हैं ना वो उनको सीक्वेंस में लगाते हैं और उसके बाद फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि पहले ये व्यक्ति कितने बजे घर से निकला होगा, फिर कौन सी गाड़ी पकड़ी है, कितने बजे पहुंचा है दुर्घटना स्थल पर, फिर उसके बाद ये किससे मिला है। तो इन सभी तथ्यों को एक लाइन में लगा करके निष्कर्ष निकाला जाता है और ये काफ़ी सत्य होता है ना। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि हालांकि ये एनवायरमेंटल एग्जाम्पल है। देखिए यदि आज बारिश हुई तो कल नदी में पानी बढ़ेगा। आज बारिश हुई है तो अब निष्कर्ष क्या निकल करके आ रहा है? कल नदी में पानी बढ़ेगा। आप लोग इसको समझ ही गए होंगे, बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए चौथा कौन सा है हमारा यहाँ पर? चौथा नंबर है तुलनात्मक तर्क, एनालॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें दो चीज़ों के बीच समानता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसे समानता आधारित तर्क भी कहा जाता है। अब देखिए दो व्यक्तियों की, वस्तुओं की या फिर किसी भी घटनाओं की या तथ्यों की तुलना करनी है हमको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है
इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और पृथ्वी की गति समान है। यदि आप इसको नहीं समझ पाए तो मैं आपको इससे भी एक इजी एग्जांपल बता देता हूँ, याद आ गया मुझे, कि मैं बोलता हूँ कि राम रीवा में रहता है, ठीक है, पहला कथन। दूसरा मैं बोलता हूँ कि श्याम भोपाल में रहता है। मैंने दो कथन बोले, राम रीवा में रहता है, श्याम भोपाल में रहता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल करके आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका निष्कर्ष निकल करके आता है कि राम और श्याम मध्य प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि रीवा और भोपाल दोनों के दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। ठीक है ना, बहुत ही एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कारण और प्रभाव तर्क, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इस तर्क में एक घटना का कारण उसके परिणाम का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए कारण और प्रभाव मतलब कि कोई किसी भी कारण से कोई घटना हुई है तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये निष्कर्ष में निकल करके आता है। ये कोई भी घटना हुई है, उसका घटना के पीछे घटना होने का कारण क्या है और अब उसका प्रभाव क्या होगा। तो इस तरीके की जो रीजनिंग होती है, जो तर्क होता है, उसको कॉज और प्रभाव रीजनिंग भी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सुबह से तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, इसलिए सड़कों पर जल भराव है। सुबह से तेज़ बारिश हो रही है इसलिए सड़कों पर जल भराव है। इसका मतलब क्या हुआ, तेज़ बारिश जल भराव का कारण बनती है, ठीक है। तेज़ बारिश कारण हो गई और जल भराव उसका प्रभाव हो गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि दो कथन मैं बोलूँगा। पहला कथन है, अशिक्षा बेरोजगारी को बढ़ाती है। पहला कथन क्या है, अशिक्षा बेरोजगारी को बढ़ाती है। दूसरा कथन हो जाएगा, बेरोजगारी गरीबी का कारण बनती है। बेरोजगारी गरीबी का कारण बनती है। तो अब इसका जो निष्कर्ष निकल करके क्या आता है कि अशिक्षा गरीबी का कारण भी बनती है। बिल्कुल निकल करके आ रहा है ना, आप लोग कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापन तर्क, नाम से पता चल रहा है कि वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, इसमें तर्क को सत्यापित किया जाता है यह देखने के लिए कि वह सत्य है या फिर असत्य है। कथन देखिए क्या लिखा गया है, यदि अमर पढ़ाई करेगा तो वह परीक्षा में पास होगा। अमर पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब अमर परीक्षा में पास हो जाएगा या फिर अमर परीक्षा में पास हो सकता है, ठीक है। हो सकता है करना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हमेशा ये कैसी होती है, 100% सत्य नहीं होती हैं, ठीक है। ये हमेशा संभावनात्मक ही रहती हैं। तो क्या मैंने बोला, यदि अमर पढ़ाई करेगा तो वह परीक्षा में पास होगा। अमर पढ़ाई कर रहा है, तो अब क्या निकल करके निष्कर्ष आता है, अमर परीक्षा में पास होगा, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल बताने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सत्यापन की बात हो रही है, तो आधार कार्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बैंक से पैसे निकालने के लिए आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा आधार कार्ड बैंक से लिंक है। इसका क्या निकल करके आ रहा है निष्कर्ष कि अब मैं बैंक से पैसे निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरा आधार कार्ड लिंक है। कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, परिकल्पना आधारित तर्क, हाइपोथेसिस रीजनिंग। ये लास्ट है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। परिकल्पना आधारित तर्क, हाइपोथेसिस रीजनिंग। आपको दिख नहीं रहा होगा, हाइपोथेसिस रीजनिंग जो लिखा हुआ है मैं बोल दिया हूँ। अब देखिए क्या है, इस प्रकार के तर्क में एक परिकल्पना बनाई जाती है जो उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला था। अब देखिए परिकल्पना कहाँ पर बनती है, ध्यान देने वाला है कि परिकल्पना जो बनती है वो हमारे माइंड में बनेगी, दिमाग के अंदर ही बनेगी, ठीक है। ये भौतिक चीज़ें नहीं है, बाहर नहीं बनेगी, ये हमारे दिमाग के अंदर ही हम इसको बनाएंगे और उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में नीचे क्या लिखा हुआ है, जैसे कथन, यदि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो व्यायाम कर सकता हूँ। मैंने सुबह जल्दी उठने का फैसला किया है। इसका मतलब क्या होगा, मैं व्यायाम करूँगा। ये सारा का सारा जो घटना चल रही है ना, ये हाइपोथेसिस में ही है, परिकल्पना में ही अभी ये चल रही है, वास्तविक तौर पर ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो
आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, डेट भी डिक्लेयर हो गई है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और मन लगा करके परीक्षा की तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा और मैं जितना जल्दी हो सकता है इस पेपर फर्स्ट यूनिट को ख़त्म कर दूंगा और पेपर सेकंड की तो तैयारी आप सब लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है ना। जय हिंद, धन्यवाद।